एग्जाम्पलर का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। चैप्टर 12 की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी। इसके 10 क्वेश्चन जो हैं शुरू के वो अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन 11 की अब हम बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दिया है, अ स्टूडेंट कैरीज आउट एन एक्सपेरिमेंट एंड प्लॉट वी आई ग्राफ of three samples of nichrome wire of resistance R1, R2 and R3 respectively, which is given in 12.5 figure. Which of the following is true? इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? रिलेशन क्या है पहले देख लो। R1 R2 R3 इक्वल है, या R1 बड़ा है R2 से और R2 बड़ा है R3 से, और R3 इज ग्रेटर देन R2 और R2 इज ग्रेटर देन R1, एंड लास्ट वन इज R2 इज ग्रेटर देन R3 एंड R3 इज ग्रेटर देन R1। ठीक है, तो सिंपल सी बात, एक तरीका तो ये है, जो V से ज्यादा पास होता है, ध्यान से सुन लीजिए, एक तो सिंपल तरीका है, जो V के ज्यादा पास होता है वो ज्यादा बड़ा होता है। देखो V के ज्यादा पास कौन है? R3, तो R3 सबसे बड़ा, फिर R2 उससे छोटा, और सबसे छोटा R1। एक तो तरीका ये है, ये बिल्कुल सिंपल तरीका है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्या कहा मैंने? जो ज्यादा V के पास होता है, V से जो ज्यादा करीब होगा, जो ज्यादा नजदीक होगा, जो ज्यादा नियर बाय होगा, वो बड़ा होगा। सो R3 सबसे बड़ा है। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड तरीका देखिए इसको। ये हमने ये जो शॉर्टकट या ये जो ट्रिक है ये बनाई कैसे है उसको देख लीजिए। तो आई क्या है यहाँ पर? एक परपेंडिकुलर की तरह दिख रहा है, और बी क्या है यहाँ पर? एक बेस की तरह दिख रहा है। ठीक है, सो परपेंडिकुलर एंड बेस। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या बनेगा? ये टेन थीटा। ठीक है, क्लियर है? और परपेंडिकुलर की जगह क्या वैल्यू रखी हुई है? आई। बेस की जगह क्या रखा है? वी। तो बताइए आई अपॉन वी क्या होता है? 1/r होता है ना ओम्स लॉ से, वी अपॉन आई इक्वल टू आर। तो आई अपॉन वी इज इक्वल टू 1/r। तो क्या मिला आपको? आपको मिला 1/r इज इक्वल टू टेन थीटा, या एक और चीज हो सकती है इसकी, r इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, तो जो भी वैल्यू कॉट थीटा की होगी वही वैल्यू r की बनेगी। क्लियर? इस ग्राफ के लिए। ठीक है, ये पर्टिकुलर कॉट थीटा आर के किसके लिए इक्वल आ रहा है? इस ग्राफ के लिए। ठीक है, अब कॉट थीटा की वैल्यू बताइए मुझे। 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ अगर जाए तो कॉट थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? भाई टेन थीटा का उल्टा होता है, तो क्या होती होगी? डिक्रीज होती होगी, क्योंकि टेन थीटा की इंक्रीज होती है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कॉट थीटा की वैल्यू कम होगी, और कॉट थीटा की वैल्यू अगर कम होगी तो आर की वैल्यू भी कम होगी। सो देखिए क्या बोला मैंने, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज होगा वैसे वैसे आर की वैल्यू कम होगी। तो जिसका थीटा सबसे ज्यादा उसका आर सबसे कम। अब आप देख लीजिए किसका थीटा सबसे ज्यादा है। R1 का थीटा सबसे ज्यादा है, इसलिए R1 की वैल्यू सबसे कम। R2 का थीटा उससे कम है, इसलिए R2 की वैल्यू उससे ज्यादा। और R3 का थीटा सबसे कम है, R3 का एंगल सबसे कम है, इसलिए R3 की वैल्यू सबसे ज्यादा। ठीक है, ये एक तरीका है याद रखने का कि V के जो ज्यादा पास होता है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, एक एग्जांपल में यहाँ पर आपको बना करके बता देता हूँ। मान लीजिए ये आपने एक ग्राफ बनाया है, और इस ग्राफ में ऐसे दो रेजिस्टेंस दिए हैं आपको, ए एंड बी। ये दो रेजिस्टेंस आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर वी रख दिया और इधर आई रख दिया। ठीक है, इस जो हमारा ग्राफ बना है क्वेश्चन में उससे जस्ट अपोजिट ग्राफ है ये। वी ऊपर लिया है, आई नीचे लिया है, और यहाँ पर ए एंड बी। ठीक है, दो रेजिस्टेंस दिए हैं। आप बताइए मुझे, जरा आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। अभी पॉज कीजिए वीडियो को और ये आंसर कीजिए मुझे कि ए का रेजिस्टेंस ज्यादा है या बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया है तो फिर इसका आंसर मुझे दीजिए। ठीक है, पॉज करिए और पहले कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर लिख के दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द करंट I through a resistor is increased by 100%,
and temperature is constant, the increase in power dissipation, पावर डिसिपेशन में कितना चेंज आएगा ये हमको बताना है अगर करंट में 100% का चेंज आया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पावर का फॉर्मूला क्या है। चलिए पावर का फॉर्मूला देख लें। सबसे पहले तो पावर का फॉर्मूला हमारा P इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन आर। P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन आर। इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 12 को कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। सो पहले पावर थी P1 और करंट था I1। सो I1 स्क्वायर एंड R जो है उसको उन्होंने चेंज नहीं किया है। उन्होंने कहा उसी रजिस्टर से अगर करंट की वैल्यू चेंज कर दे तो R उन्होंने चेंज नहीं किया। तो पहले P1 पावर थी, I1 करंट था और R रेजिस्टेंस था। अब क्या हो गया? सेकेंड टाइम क्या किया है? करंट को इंक्रीज कर दिया, पावर हो गई P2 और करंट कितना हो जाएगा बताइए? करंट की वैल्यू हो गई I2 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस तो वही रहेगा। ये हमारे पास दोनों केस हो गए। अब क्वेश्चन में दिया है कि करंट को 100% से इंक्रीज कर दें। 100% अगर कोई चीज इंक्रीज हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी ना। अगर कोई 10 kg का मास है हमारे पास और मैं कहूं कि इसको 100% से इंक्रीज कर दो तो कितना हो जाएगा? 10 kg और ऐड हो जाएगा, मतलब 20 kg। सो I2 करंट जो है वो 2 टाइम्स ऑफ I1 है क्योंकि 100% से इंक्रीज कर दिया है इसको। क्लियर है? चलिए यहाँ वैल्यू रख देते हैं। P2 इज इक्वल टू 2I1 का स्क्वायर इंटू R और P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 I1 स्क्वायर इंटू R। अब देखिए जरा ये I1 स्क्वायर वैल्यू जो है क्या ये P1 की वैल्यू है? बिल्कुल P1 की वैल्यू। सो इट मीन्स P2 इज इक्वल टू 4P1। अब यहां से आप आंसर अपने दिमाग में कैलकुलेट कीजिए कि कौन सा आंसर सही होना चाहिए। P2 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ P1 है, तो बताइए कितनी इंक्रीज हुई? 100%, 200%, 300% या 400%? डेफिनेटली आपका आंसर होगा कि सर 4 टाइम्स हो गई है तो 400% हुई। लेकिन नहीं, उन्होंने पूछा है कि पावर में इंक्रीज कितना हुआ है। तो भैया पहले कितनी थी पावर? पहले जो भी थी उसकी कितनी हो गई? 4 टाइम्स हो गई, मतलब इंक्रीज कितना हुआ? 3 टाइम्स। तो 300% इंक्रीज हुई है। पावर कितनी हुई है? 300% इंक्रीज हुई है। क्लियर है? पावर कितनी हो गई? अब 4 टाइम्स हो गई। अगर मान लीजिए कि पहले 100 वॉट पावर थी तो अब कितनी हो गई? अब हो गई 400। तो बताइए कितनी इंक्रीज हुई है? 300 इंक्रीज हुई है ना। So the answer will be 300%. Clear? Next question है, the resistivity does not change if material change. मटेरियल चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, मतलब ये आंसर गलत है। टेम्परेचर चेंज होगा तो भी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये हम जब हमने एनसीईआरटी रीड की थी तो हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था इसे। नेक्स्ट है, शेप ऑफ रजिस्टर इज चेंज। शेप एंड साइज पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। दैट इज व्हाई दिस विल बी द राइट आंसर। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन शेप एंड साइज। तो अगर शेप आप चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ये करेक्ट आंसर है। और डी तो गलत होगा ही, सी अगर करेक्ट है तो बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर चेंज दोनों ही अगर चेंज करोगे तो भी रेजिस्टिविटी चेंज होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या दिया है कि इन इलेक्ट्रिकल सर्किट 3 इनकंडेंसेंट बल्ब ए बी सी रेटिंग 40, 60 एंड 100 वाट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब ये हमारे घर में लगे हैं। बिल्कुल ध्यान से इस एग्जांपल को देखिए, पढ़िए भी, सुनिए भी और इमेजिन कीजिए कि आपके घर में अगर ये बल्ब लगे हों तो कौन ज्यादा लाइट देगा? बताइए सबसे ज्यादा लाइट किसकी होगी? अरे भाई 100 वॉट की होगी, क्योंकि 100 वॉट ही लगाए क्यों है हमने? हम बड़ा बल्ब लेके क्यों आते हैं? ताकि ज्यादा लाइट दे। वो जो जितने ज्यादा वॉट का होगा वो उतनी ज्यादा लाइट देगा। तो 100 वॉट सबसे ज्यादा होना चाहिए।
क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन रिगार्डिंग देयर ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब वही कौन कितना ज्यादा चमकेगा। सो ऑप्शन क्या है, ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब विल बी सेम। नहीं, ये तो गलत है, नहीं तो फिर हम अलग अलग वॉट के बल्ब ही क्यों लाते। सेकेंड है ब्राइटनेस ऑफ ए विल बी मैक्सिमम। नहीं, ए की तो पावर सबसे कम है, इसलिए ए की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा हो ही नहीं सकती है। आपने सोच ही लिया होगा आंसर तो कि सबसे ज्यादा कौन ब्राइट कर रहा है, सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा वाट का है। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए। बी की ब्राइटनेस ए से ज्यादा है। हाँ, ये बात सही है, बी की ब्राइटनेस ज्यादा होगी क्योंकि 60 वॉट है और ए की 40 है, तो बी की ब्राइटनेस ए से ज्यादा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा नहीं है लेकिन ए से तो ज्यादा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट वन इज ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन बी। नहीं, ये भी बात गलत है। क्यों? क्योंकि बल्ब सी की पावर तो बी से ज्यादा है, इसलिए सी की ब्राइटनेस ज्यादा होनी चाहिए बी से। तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत है, ऊपर के भी दोनों गलत है, केवल हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आता है। ठीक है, क्लियर है? किसी को कोई डाउट आ रहा है या इससे रिलेटेड या बिल्कुल इस जैसे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको वो क्वेश्चन दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। In an electrical circuit, two resistors 2 ohm and 4 ohm are connected in series with 6 volt battery. तो resistance connect कर देते हैं पहले 2 ohm and one more resistance of 4 ohm. Okay, and are connected in series with the battery. तो बैटरी यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दी, ये ऐसा सर्किट बन गया हमारा। ठीक है, अब क्या पूछा है, द हीट डिसिपेटेड बाय 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड। तो देखिए हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला है आई एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। क्लियर है? अब आपके पास क्या क्या है, आपके पास आर तो है, बताइए आर कितना है, आर है 4 ओम, क्योंकि 4 ओम से उन्होंने पूछा है। और टाइम कितना है आपके पास, टाइम है 5 सेकेंड। क्या नहीं है आपके पास, आई नहीं है, तो आई निकाल लेते हैं। आई निकालने के लिए ओम्स लॉ सबसे सिंपल, कितना, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। जल्दी से बताइए आर कौन सा लोगे आप, इस सर्किट के अंदर ये आई करंट जा रहा है, तो आर कौन सा लोगे, 2 लोगे या 4 लोगे। भैया दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि आई करंट तो दोनों से मिल करके और बना होगा। दोनों रेजिस्टेंस के को सर्किट में देखने के बाद करंट निकलता है। करंट ऐसा नहीं होता है कि वहां जाके रेजिस्टेंस देखा और फिर अपने आप को चेंज करता है। बैटरी से निकलता ही करंट पहले से सारा ऑब्जर्वेशन करके कि कितने रेजिस्टेंसेस मेरे रास्ते में आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही करंट निकलता है। तो इसने कितने रेजिस्टेंस देखे अपने रास्ते में, 2 + 4, क्योंकि सीरीज में तो दोनों 8 हो जाएंगे, तो कितना, 6 ओम। तो वी भी 6 वोल्ट है, आर भी 6 है, मतलब 1 एम्पियर। तो I इक्वल टू कितना हो गया, 1 एम्पियर। बस अब तो आपका रास्ता साफ हो गया। H की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, H के फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 का स्क्वायर इंटू R कितना है, R है 4 ओम, क्योंकि 4 ओम से आपको हीट बतानी है इसलिए आपने 4 ओम लिया, एंड इंटू 5 सेकेंड। तो H इज इक्वल टू 20 जूल। 20 जूल एनर्जी आपकी 5 सेकेंड में डिसिपेटेड होगी या लिबरेट होगी सर्किट से, 20 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। कितने एम्पियर का फ्यूज चाहिए हमें, ये पूछा है। व्हाट रेटिंग मस्ट बी यूज्ड फॉर द फ्यूज वायर। रेटिंग मतलब कितने एम्पियर का फ्यूज वायर चाहिए। तो सिंपल है ये तो, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट इनटू करंट। तो पावर है 1000, 1 किलोवाट मतलब 1000। वोल्टेज कितना है 220, आई निकाल लेते हैं। तो 1000 अपॉन 220, एक जीरो से एक जीरो कट हो गया,
ये हमारा I आ गया, I की वैल्यू आ रही है 100/22। जल्दी से डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा, लगभग 4.88 और 88 है तो 120 बनेगा, क्योंकि 12 बचेगा तो अप्रोक्स 5, 120 मतलब 5 टाइम्स जाएगा अगेन, तो 4.5 एम्पियर, मतलब 4.5 एम्पियर का फ्यूज वायर हमें चाहिए। लेकिन 4.5 तो कहीं आंसर ही नहीं है। अब अगर आप 4 एम्पियर लगा दोगे तो पहले ही फ्यूज हो जाएगा। 4.5 एम्पियर करंट तो आना चाहिए ना, और अगर आपने 4 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया तो वो तो पहले ही मेल्ट हो जाएगा। 2 एम्पियर पॉसिबल ही नहीं है, 1 एम्पियर पॉसिबल नहीं है। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि 4.5 से ज्यादा है, मतलब 4.5 के करंट को तो आने देगा, 4.6 भी आने देगा, 7 भी आने देगा, 8 भी आने देगा, 9 भी आने देगा, और 5 को भी आने देगा। 5.1 जैसे ही हो जाएगा तो वो फ्यूज जो होगा मेल्ट हो जाएगा और आपका सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17, टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm and 4 ohm when connected to battery will have, क्या होना चाहिए? सेम करंट flowing through them when connected in parallel, अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो सेम करंट पास होगा, एक तो ये बात कही है। सेम करंट व्हेन दे कनेक्ट इन सीरीज, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो ये वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई, पैरेलल में कभी भी करंट सेम नहीं हो सकता। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सेम होते तो जरूर इक्वली डिवाइड हो जाता, तो ये तो गलत है। सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये तो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे तो सीरीज में करंट तो हमेशा सेम ही होता है, तो ये हमारा आंसर सही है। बाकी आंसर भी चेक कर लेते हैं। सेम पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज, नहीं, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है, जबकि रेजिस्टेंस अलग अलग हो। अगर अलग अलग रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग होगा, कब? सीरीज में। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? सेम होता है। तो देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में कहीं उसने यही तो नहीं लिखा है, डिफरेंट पोटेंशियल इन पैरेलल, ये तो और उल्टा लिख दिया, गलत लिख दिया। इसको क्या लिखना था? सेम पोटेंशियल, तो ये भी सही हो जाता, लेकिन इन्होंने लिखा ही गलत है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला पहले ही देख लो, V इंटू आई, वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट इंटू एम्पियर, पहला ही आंसर सही हो गया। दूसरा देखो गलत, सही है क्या? किलो वाट आवर, तो ये तो हमने पहले ही अभी बात की थी कि ये एनर्जी की यूनिट होती है। ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की, तो ये तो आंसर गलत ही है। वॉट इंटू सेकेंड, वॉट इंटू सेकेंड मतलब पावर इंटू टाइम, और पावर इंटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है? वर्क का, वर्क का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, मतलब वर्क भी खुद क्या है? वर्क खुद भी एक एनर्जी है, तो ये भी गलत है। जूल इंटू सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड मतलब वर्क इंटू टाइम, ये तो कोई फार्मूला ही नहीं है, ये कोई फार्मूला हम जानते ही नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, कोई भी डाउट आ रहा है इस क्वेश्चंस में, जो भी इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए हैं, तो मुझसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लीजिए। सेम क्वेश्चन अगर चाहिए तो भी मुझे बताइए, मैं आपको सेम क्वेश्चंस का एक और वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, या फिर आपको सेम प्रैक्टिस क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है।